है सबको? यस सर। तो नेक्स्ट हमारा सेडिमेंट एनालिसिस। ध्यान देना है, पहला इसमें हमको समझना होगा सेडिमेंट एनालिसिस किसके लिए करते हैं। तो सेडिमेंट एनालिसिस जो है वो हमारा अगर पार्टिकल्स फाइनर देन 75 माइक्रोन, अगर इससे छोटे हैं, ठीक, या 0.075 mm, इससे छोटे पार्टिकल्स, इससे छोटे पार्टिकल्स। मेरी आवाज कौन रिपीट कर रहा है? पूरा माइक बंद करो। ठीक, कि सेडिमेंट एनालिसिस किसके लिए करते हैं? तो सेडिमेंट एनालिसिस करते हैं 75 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स के लिए करते हैं। इससे छोटे पार्टिकल्स कौन कौन हैं, कोई बताएगा? जैसे अगर हम बात करें ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले में, तो ये किसके लिए करते हैं, कोई बताएगा? सर सिल्ट और क्ले के लिए। हाँ, बिल्कुल सही है कि ये किसके लिए करते हैं, सिल्ट और क्ले के लिए, क्योंकि इसी की साइज 75 माइक्रोन से कम होती है। तो अगर कोई पूछे कि सेडिमेंट एनालिसिस किसके लिए करते हैं, तो सेडिमेंट एनालिसिस करते हैं हम लोग जिस ऐसे पार्टिकल के लिए जिनकी साइज, ऐसे सॉइल के लिए जिनकी साइज 75 माइक्रोन से नीचे, यानी सिल्ट और क्ले के लिए करते हैं। ठीक, क्यों करते हैं अब आगे, क्योंकि सेडिमेंट एनालिसिस इनके क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इससे फाइनर सीव हमको अवेलेबल नहीं होती है। ठीक, तो अगर सीव अवेलेबल नहीं, फिर भी आपको ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट दूसरा स्टेप है सेडिमेंट एनालिसिस। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक लॉ है, जो है स्टोक्स लॉ। इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है कभी कभी, व्हाट इज स्टोक्स लॉ। ठीक, तो जो सेडिमेंट एनालिसिस बेस्ड होता है किस पे बेस्ड है? बेस्ड है स्टोक्स लॉ पे। ठीक है, स्टोक्स लॉ क्या कहता है? स्टोक्स लॉ ये कहता है कि इफ अ सिंगल स्फीयर इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, टू फॉल freely through a fluid of infinite extent। ये डेफिनेशन लिख रहे हैं। Infinite extent, its vertical velocity first increases increases rapidly under gravity, but after some time it attains it attains constant velocity called terminal velocity। डेफिनेशन नोट कर लीजिए, डेफिनेशन देखिए, एक बार नोट कर लीजिए, तो बताएं क्या डेफिनेशन क्या कह रहा है। डेफिनेशन बोल रहा है, स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन है कि इफ अ सिंगल स्फीयर इज अलाउड टू फॉल फ्रीली थ्रू अ फ्लूइड ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, its vertical velocity first increases rapidly under the action of gravity,
बट आफ्टर सम टाइम इट अटेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ये तो डेफिनीशन की बात हुई। ठीक, नोट कर लेने के बाद बताइएगा, इसको बदलेंगे। नोट कर लिया? नोट कर लिया सब लोगों ने भाई? हाँ, क्या कह रहा है? चले आगे। स्टोक्स लॉ कह रहा है, इफ अ सिंगल स्फीयर इज अलाउड टू फॉल फ्रीली थ्रू अ फ्लूइड ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, its vertical velocity first increases rapidly under the action of gravity, but after some time it attains constant velocity called terminal velocity। ठीक, और यही टर्मिनल वेलोसिटी से हम पार्टिकल साइज निकालेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि, क्या कह रहा है आप समझते हैं कि अगर हम एक मान लेते हैं, हमारा एक बॉक्स ले लिए, उसमें हमारे फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक, अगर हम इसमें एक सिंगल पार्टिकल को ऊपर से गिराएं, ठीक, एक सिंगल पार्टिकल को हम यहाँ पे देखिए, स्टोक्स लॉ के कुछ आपके लिमिटेशन है। ठीक, अभी हम बता देंगे क्या क्या लिमिटेशन है। तो अगर हम एक इसमें पहला लिमिटेशन ये माना गया है स्टोक्स लॉ को डिराइव करते समय कि पार्टिकल आपके स्फेरिकल मान के करता है। तो स्फेरिकल पार्टिकल को जब हम नीचे किसी भी लिक्विड में गिराते हैं, तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी कुछ देर तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक, लेकिन आफ्टर सम टाइम एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेता है। ठीक, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। यही स्टोक्स लॉ कह रहा है कि अगर हम किसी स्फेरिकल स्फीयर को फ्लूइड में डिप करेंगे, तो पहले फ्लूइड को छोड़ेंगे तो पहले उसकी वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बढ़ती है, बट आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे चला जाता है। ठीक, वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ऐसा क्यों होता है कि पहले कुछ देर बढ़ता है फिर उसका घटने लगता है? ऐसा इसलिए होता है, ठीक, जब शुरुआत में अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जब आपका सरफेस पे रहता है पार्टिकल, तो ग्रेविटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं तो वैसे वैसे बॉयंस फोर्स बढ़ते जाता है। ठीक, नीचे से बॉयंस फोर्स लगा रहा हो ना, कोई अगर लिक्विड है तो, फ्लूइड है तो बॉयंस फोर्स लगाएगा। ठीक, तो आफ्टर जब दोनों कोई ऐसा पोजीशन आएगा जो दोनों बराबर होंगे, ठीक, तो आपके पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा? एक कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव कर जाएगा। उसी केस को कह रहा है कि उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक आ रहा है समझ में? तो भाई सब लोग कोई तो बोलो, एक आध लोग। यस सर। यस सर, आ रहा है सर। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। ठीक, यस सर। अब एक फिगर बनाइएगा। देखो, डिराइव करने जा रहे हैं हम लोग स्टोक्स लॉ से। ये फिगर बना लीजिए। एक पार्टिकल, ठीक, ये पार्टिकल नीचे क्या लग रहा होगा? वेट, पार्टिकल का वेट। ऊपर क्या लग रहा होगा? वांस फोर्स, यू से डिनोट कर रहे हैं वांस फोर्स। ठीक है, और एक चीज़ और लग रहा होगा, इन
पार्टिकल और फ्लूइड के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स, उस फ्रिक्शन फोर्स जो इसको अपोज कर रहा होगा मोशन को, उसको बोलते हैं एफ डी। उस फ्रिक्शन फोर्स का नाम है एफ डी। क्या है? ड्रैग फोर्स। ठीक, जो इसको अपोज कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स पार्टिकल और वाटर के फ्लूइड के बीच में लग रहा होगा। डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ स्फीयर। ठीक, यू क्या है? बुयांस फोर्स। ठीक, फिगर बना लीजिए, ये चीज़ें लिख लीजिए, क्योंकि डेरिवेशन का एक बार पूछा हुआ है। डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन और फार्मूला। कोई फ्लूइड हो, यहाँ पे जैसे लिक्विड हम मान लेते हैं, वाटर ही मान लेते हैं, कोई भी फ्लूइड है तो अपने अंदर विस्कोसिटी रखेगी। जैसे फ्रिक्शन, अगर आप चल रहे हैं तो फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसे ही फ्लूइड में क्या होती है? फ्रिक्शन की जगह विस्कोसिटी होती है, जिसके कारण ड्रैग फोर्स लग रहा है। ठीक, जो उसके मोशन को अपोज करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे जो आपका ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अगर जो हमारा स्फीयर है उसका अगर रेडियस आर है तो ड्रैग फोर्स कितना होगा? इज गिवन एज, जो इसका फार्मूला कोई डेरिवेशन एफ डी का नहीं है। ठीक है, जिसको पढ़ना होगा फ्लूइड रूट में होगा डेरिवेशन, लेकिन यहाँ पे आप लोग सीधा इसका फार्मूला रख लीजिए कि ड्रैग फोर्स कितना लगता है स्फीयर आर का। अगर जिसका रेडियस आर है उस पर ड्रैग फोर्स कितना लग रहा होगा? उस पर लग रहा होगा 6 पाई एटा आर बी। ठीक है, 6 पाई एटा आर बी, वेयर एटा क्या? काइनेटिक वेलोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ विस्कोसिटी, फ्लूइड। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक, और बी क्या है? वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी इसको बोलते हैं। ठीक, ये अपना मतलब एफ डी आपका एक जो ड्रैग फोर्स है वो कितना है? 6 पाई एटा आर बी। अब बात करते हैं वेट, डब्ल्यू, वेट ऑफ स्फीयर। डब्ल्यू कितना हो जाएगा? वेट को क्या बोलते हो? mg। एम जी। ठीक, mg एम को क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हो। तो Yes. स्फीयर स्फेरिकल पार्टिकल है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3। 4/3 आर रेडियस है तो आर क्यू इंटू डेंसिटी को अगर हम ये लिख दें रो एस इंटू जी, सही है? Yes. समझ में आ रहा है ना? डी को हमने रो एस लिख दिया, डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल स्फीयर, डेंसिटी ऑफ स्फीयर या सॉइल, जो भी अगर सॉइल वहाँ बोलेगा तो सॉइल लेगा। अभी फिलहाल स्फीयर हमने माना है। ठीक, जिसकी डेंसिटी रो एस है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है आपका बुयांस फोर्स। ये कितना लगेगा? सर मास आप जितना सर उतना जितना मास सर ऑफ अपना वाटर वॉल्यूम वाटर रिप्लेस करता है इनटू जी। जी, उतना यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, लिक्विड, हाँ डिस्प्लेस्ड जितना लिक्विड वॉल्यूम। मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। एक मिनट। आराम से आराम से। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, उतना ही डिस्प्लेस किया होगा, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी। क्लियर है? यस सर। ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। नोट करके हमको बताइएगा।
ये ड्रैग फोर्स, वेट ऑफ स्फीयर एंड बाउंड फोर्स नोट करके हमको बताइए तो हम आगे बढ़ेंगे। चले आगे। आगे चले। यस सर। अब फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम के होने के लिए क्या होना चाहिए कि सारे फोर्सेस इक्वल होने। कौन कौन से फोर्सेस देखिए यहाँ पे, एफ डी ऊपर लग रहा है, यू ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, यानी वेट इज इक्वल टू एफ डी प्लस यू। लिख सकते हो। यहाँ फिगर देखिए, ये वाला फिगर देखिए, एफ डी डब्ल्यू एंड यू, ठीक, यानी वेट इज इक्वल टू एफ डी प्लस यू, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब सारे इक्वेशन को ऐसे लिख, जो जो आपने वैल्यूज निकाली है उसको पुट करिए। क्या निकाला, 4/3 पाई आर क्यू रो एस इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई, सॉरी 6 पाई एटा आर बी प्लस यू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करके v निकालिए, v निकालिए। देखिए इतना आ रहा है, सब लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2/9 सर 2/9 आर स्क्वायर जी रो एस माइनस रो डब्ल्यू इंटू, ये इतना आ रहा है सबका। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा। फर्दर हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/18 जी डी स्क्वायर जी माइनस 1 इंटू रो डब्ल्यू। यहाँ से रो डब्ल्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, रो एस अपॉन रो डब्ल्यू क्या होता है, जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई एटा, और डी आपका डायमीटर है, वेयर डी इज द डाया ऑफ स्फीयर, जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्फीयर, जो आपका मटेरियल होगा स्फीयर का वो होगा, एंड जी आपको पास मालूम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले आ गए, 1/18 जी डी स्क्वायर जी माइनस 1 रो डब्ल्यू पॉइंट। क्लियर है। Yes, sir. ठीक। सर। हाँ सर इसमें एफ डी की जो वैल्यू रखे हैं सर, वो कहाँ से आया वो नहीं बताया आप। वो ड्रैग फोर्स है, वो वैल्यू फ्लूइड से, मतलब एक स्फीयर अगर आपका ड्रैग फोर्स लगता है उतनी वैल्यू उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे याद कर लीजिए। अगर आपको उसका भी डेरिवेशन चाहिए तो पिछले जी साल सर। आपने एफएम पढ़ा होगा, उसमें है स्टोक्स लॉ में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर कहोगे तो हम बता देंगे, ठीक, उसको डायरेक्ट ठीक आप है याद सर, एक करिए। यहाँ पे बार फॉर्मूला देखिए। ये जो ये लिखा हुआ है, ये इसको याद रखिएगा, ठीक, और डेरिवेशन।
उसको सीधा याद रख लीजिए 6π/8r, बस बात खत्म हुई। और नहीं फिर भी देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, बता देंगे। ओके ठीक। अब स्टोक्स लॉ क्या कह रहा था कि एक पार्टिकल है, ठीक, अगर उसको हम क्या कह रहा था कि अगर पार्टिकल को हम किसी भी फ्लूइड में डिप करेंगे तो पहले तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर कुछ देर बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन करेगा, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, जो कि हमने निकाला ना, अटेन कब करेगा, जब इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई, निकाल के उससे हमने वेलोसिटी निकाला, ये तो वेलोसिटी आ गया। ठीक, अब बात आती है कि अगर वेलोसिटी आप किसी पार्टिकल का अगर ग्रेन साइज एनालिसिस कर रहे हैं तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वो तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ तो डायमीटर आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे डी आ गया, मतलब कि पार्टिकल साइज यहाँ से आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी, जो पार्टिकल आपका ड्रिप हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, कैसे निकलेगी। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ें। यस सर। तो हम लोगों ने क्या निकाला, टर्मिनल वेलोसिटी v इक्वल टू 1/18 g/(1) eta O W। ठीक, यानी इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख दें, v इक्वल टू kd², सही है, कोई दिक्कत, वेयर यस सर। k इज समथिंग कांस्टेंट, लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि k की वैल्यू क्या है, g कांस्टेंट होगा, एटा भी कुछ फ्लूइड की वैल्यू है, रो डब्ल्यू भी आपकी वाटर का, ये सब सारी चीज़ें कुछ वैल्यू आपके जो कि फ्लूइड पे फिक्स रहेंगी। तो फ्लूइड का जो डेंसिटी वो तो चेंज हो सकता है ना। अगर फ्लूइड हमने एक सैंपल ले लिया है और स्फीयर का हमको पता है तो चीज़ें, सब चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी ना उस सर फ्लूइड के इसे तो लिए। कह सकते हैं कि स्पेयर का सुन भी भाई, पता है तो टी भी कांस्टेंट हो जाए मेरा। अरे हम क्या कह रहे हैं, उस फ्लूइड के लिए, उस स्फीयर के लिए तो कांस्टेंट रहेगी ना। तो जैसे डी अगर भी तो हमको, सर कांस्टेंट होगा, डायमीटर भी उसका कांस्टेंट ही वही है। तो निकालना है, वही तो निकालना है। हम कहे हम, अच्छा चलो छोड़ो, इसको हटा ही दे रहे हैं, तुमको कन्फ्यूजन है तो ठीक, मत लिख रहे हैं, मत लिखो इसको। ठीक, अब सही है। जी। ठीक, अब ये वाला सही ना, हम कह रहे थे जो तुम नहीं समझ पा रहे हो, कि अगर हमको एक फ्लूइड दे दिया जाए और एक सॉइल दे दिया जाए जिसकी हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो और फ्लूइड का हमको विस्कोसिटी पता हो, तो एक क्वेश्चन लिख सकते थे। चलो ठीक, नहीं लिख रहे हैं, आगे देखते हैं। ठीक, अब हमको चाहिए वेलोसिटी। तो अगर हमने, अगर कोई ये हमारा मान लो पार्टिकल है, ठीक, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ठीक, और समथिंग हाइट इसकी h है, ठीक, और टाइम टी टाइम में नीचे आ रहा है, टी टाइम में नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी कितनी लिख सकते हो, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से एच हाइट टी टाइम में चल रहा है तो वेलोसिटी कितना लिख सकते हो, एच बाई एच टी बाई टी लिख सकते हो कि नहीं। सर। ठीक, तो यहाँ पे नोट करिए, इफ एच इज दी हाइट थ्रू विच particle falls in time t, then velocity v क्या हो जाएगा, h बाई टी। यही v किसके बराबर, क्योंकि कांस्टेंट है, आपकी टर्मिनल वेलोसिटी तो यही चीज बोल रहा है, इज इक्वल टू 1/18 g/d² g-1 OW/eta। यहाँ से हम अगर सेडिमेंट एनालिसिस के थ्रू हाइट और कितना टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है उसको सेटल होने में नीचे, यहाँ पर अगर वो कोई भी सॉइल हम ऊपर से छोड़ रहे हैं, कितना आपको पता है कि बॉक्स की साइज़ कितनी है और टाइम टी रिक्वायर्ड हो रहा है, तो एच बाई टी से वेलोसिटी निकाल लीजिए, यहाँ से डी निकाल के यहाँ से पार्टिकल साइज डी आप निकाल सकते हैं। यही काम करना लैब में है नहीं। ठीक, और इसके इतने आसानी से लैब एक्सपेरिमेंट है, बस आपको
थ्योरेटिकली पढ़ना है, क्योंकि इसके बहुत सारे लिमिटेशन, अभी लिमिटेशन बता दे रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। सर ये हम लोग इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि अब जो आपके पार्टिकल साइज हैं, ठीक, पार्टिकल साइज हम लोग सी एनालिसिस जो कर पा रहे तो 0.075 mm से ऊपर वाले के लिए ही कर सकते हैं। उससे नीचे अगर हमको ग्रेन साइज पता करना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए दिया गया है सेडिमेंट एनालिसिस, जो कि बेस्ड है स्टोक्स लॉ पे, ठीक, इस लॉ पे बेस्ड है। उसको ऐसे निकालते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपका लिमिटेशंस हैं, ये आपके नॉर्मल लैब में नहीं हो पाएगी, ठीक। जब आप एमटेक और रिसर्च वर्क में जाएंगे तभी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि अभी लिमिटेशंस बता दे रहे हैं क्या क्या लिमिटेशंस है, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक हो गया? यस सर। ठीक, तो आगे नोट करिए लिमिटेशंस। तो अभी तक तो समझ में आ गया कि कैसे स्टोक्स लॉ, क्या वो एक रफ आइडिया लग गया हो। लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ, क्या क्या लिमिटेशन है। तो पहला ये लिमिटेशन है कि पार्टिकल स्फेरिकल। सर ये तो एजम्पशन है स्टोक्स लॉ का ना? हाँ, तो यही आपका अगर सारे पार्टिकल, यही तो लिमिट भी लग जा रही है कि पार्टिकल लिमिट भी तो यही लगेगी कि मतलब स्फेरिकल के अलावा आप किसी और के लिए नहीं कर सकते इसको, समझे। बट पार्टिकल्स स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर spherical particle, but in soil finer particles are never truly spherical। एक तरीके से यही आपका एजम्पशन भी था और लिमिटेशन भी यही हो गया कि स्फेरिकल पार्टिकल के लिए, जबकि स्फेरिकल पार्टिकल होते ही नहीं है सॉइल में, ठीक। तो ये आपका लिमिटेशन हो गया। दूसरा एक और लिमिटेशन है, ठीक, कि वैलिड फॉर Stokes law is valid for particle size of diameter 0.2 mm to 0.002 mm। ये 000 है, ध्यान देना, 0.0002 mm। स्टोक्स लॉ वैलिड जो है वो सिर्फ इसी पार्टिकल रेंज में वैलिड है। 75 माइक्रोन से नीचे के लिए सेडिमेंट एनालिसिस करते हैं, ठीक, उसमें हमारा स्टोक्स लॉ है। लेकिन जो स्टोक्स लॉ है वो वैलिड किसके लिए है, सिर्फ इस पार्टिकल साइज रेंज के लिए, 0.2 mm से लेके 0.002 mm तक के लिए वैलिड है। ऐसा इसलिए है कि अगर 2 mm से ज़्यादा बड़े पार्टिकल करोगे, तो अगर इससे बड़े पार्टिकल हैं तो क्या करेगा, क्रिएट टर्बुलेंस इन फ्लूइड। 0.02 mm से अगर आप ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टर्बुलेंसी क्रिएट करेगा फ्लूइड। सर टर्बुलेंस क्या होता है? बता रहा एक मिनट, पीपीटी हमारी थोड़ी कर देंगे। पीपीटी विजिबल है सबको? यस सर सर। पिक्चर में वो वाइट
तो जिससे आप लिख रहे हैं। हाँ, तो जिस पे लिख रहा है वो दिख रहा है ना, स्क्रीन यस। विजुअल है ना। एक मिनट यहाँ पे हैंग कर गया है। ठीक, तो देखो अभी लिख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे बता रहे हैं हम कि देखो पहला है लिमिटेशन कि स्टोक्स लॉ वैलिड है स्फेरिकल पार्टिकल के लिए, और दूसरा साथी में कह रहा है कि 0.2 mm से लेके 0.002 mm तक ही वैलिड है। ऐसा अगर हम 0.2 mm से बड़े पार्टिकल लेते हैं तो वहाँ पे टर्बुलेंसी क्रिएट होती है। ठीक, टर्बुलेंसी क्रिएट होगी, टर्बुलेंसी मतलब डिस्टरबेंस। जैसे अगर हम कोई स्टेल, आपका जो वाटर होगा उसको हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, उसके लिए हाइट और टाइम। लेकिन जब हम बड़े बड़े पार्टिकल वाटर में 0.2 mm से ऊपर के डिप करेंगे हम, तो वाटर क्या होगा आपका, वो टर्बुलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, जो उसकी हाइट है ऊपर नीचे होगी, वेव्स जनरेट होंगे, टर्बुलेंसी जनरेट होगी। समझ में आया टर्बुलेंसी मतलब? अगर हम बड़े पार्टिकल, एक छोटा बड़ा बॉल ले लो और उसको वाटर में डालो तो क्या होता है, उसमें वेव्स जनरेट होती हैं कि नहीं? तालाब में अगर एक बड़ा बॉल डालो तो वेव जनरेट होंगी। यस सर। ऐसे ही अगर पॉइंट, यही चीज़ कह रहा है कि अगर हम 0.2 mm से बड़े पार्टिकल लेंगे तो वहाँ पे फ्लूइड में टर्बुलेंसी क्रिएट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा, स्टिल रुका नहीं रहे, जिसके कारण हाइट और टाइम हम मेजर नहीं कर पाएंगे सही से। इसीलिए वैलिड नहीं है 0.2 mm से ऊपर के लिए। साथ ही साथ कह रहा है कि 0.0002 mm से नीचे के लिए भी वैलिड नहीं है। नीचे के लिए क्यों नहीं वैलिड है कि अगर इससे छोटे पार्टिकल जब फ्लूइड में हम डालते हैं हम, तो ड्रैग फोर्स और बॉइंग फोर्स के कारण वो आपका पार्टिकल ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन समझते हो? सर पार्टिकल हर साइड, हर मतलब डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। हाँ, मतलब वो जिसको नीचे जाना था एक लाइन, जैसे हम वेलोसिटी कब दे पाएंगे, जब एक स्ट्रेट लाइन से नीचे जाएगा तभी ना, तभी वेलोसिटी बता पाएंगे ना। जी सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर उससे छोटे पार्टिकल देंगे तो ड्रैग फोर्स और उसका, ड्रैग फोर्स आपका और क्या बोलते हैं, ये बॉइंस को इतना ज़्यादा लग रहा होगा कि पार्टिकल आपके रोटेट करने लगेंगे किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, जिसके कारण हम उसकी वेलोसिटी को नहीं डिफाइन कर पाते हैं। एक बार फिर से आपकी पीपीटी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक, तो कह रहा है कि अगर 0.2 mm से बड़े हैं पार्टिकल तो क्या करेंगे वो पार्टिकल आपके टर्बुलेंसी क्रिएट करेंगे। जैसे अगर हमने इसमें डिप कराया इससे बड़े पार्टिकल, तो फ्लूइड में क्या होगा, टर्बुलेंसी क्रिएट होगी, जिसके कारण हम हाइट और टाइम सही से नहीं मेजर कर पाएंगे, वेलोसिटी को नहीं बता पाएंगे। ठीक, और साथ ही साथ ये कह रहा है कि अगर इससे छोटे पार्टिकल होंगे तो क्या करेंगे, ब्राउनियन मोशन करेंगे। ठीक, इससे क्या प्रॉब्लम होगी, इससे प्रॉब्लम होगी जो आपकी हम जो निकाले हुए हैं वो स्ट्रेट लाइन के लिए निकाले हुए हैं। यहाँ से अगर हमें मान के किए हुए हैं कि पार्टिकल आपका सीधा नीचे आएगा, लेकिन जब इससे छोटे पार्टिकल होंगे एकदम छोटे छोटे, तो ये क्या करेंगे, इधर उधर घूमने लगेंगे, इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे, ये नीचे नहीं आएंगे, या नीचे भी आएंगे तो घूम फिर के आएंगे, तब सेटल करेंगे। तो हम करेक्ट वेलोसिटी, हाइट और टाइम का नहीं निकाल सकते, इसलिए इससे नीचे वाले साइज के लिए वैलिड नहीं है। सो जो लिमिटेशन है कि स्फेरिकल पार्टिकल होने चाहिए, और दूसरा 0.2 mm से लेके 0.0002 mm तक के लिए वैलिड है। ठीक, समझ में आया सबको? यहाँ तक आ रहा है समझ में?
किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई अभी भी। आपको ध्यान रखना है वेलोसिटी फार्मूला 1/18 जी डी स्क्वायर जी माइनस वन रो डब्ल्यू प्लानेटर, और ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला याद रखना है, और हाइट h/t, वहाँ से हाइट टेक करके वेलोसिटी, और आपको लिमिटेशन ध्यान में रखने कि 0.2 से 0.002 mm तक के लिए वैलिड है। ठीक, आगे चलें। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें पूछना हो? अब नेक्स्ट आपका हमको पढ़ना है ठीक, नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि एनालिसिस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। ये तो आपका प्रिंसिपल था कि सेडिमेंट एनालिसिस पे बेस्ड होता है। ठीक, और उसमें स्टोक्स लॉ का हमने डेरिवेशन और क्या है पढ़ लिए। अब हमको आता है कैसे हम एनालिसिस करेंगे फाइन ग्रेन का। ठीक, तो बिफोर going to start analysis of soil, we should first prepare soil sample। ठीक, तो हमको पहला क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सैंपल। तो हमको टेस्ट करने से पहले सैंपल को प्रिपेयर करने पड़ेगा। वही तो जो हम बताते हैं लैब में इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है इसको टेस्ट करना, क्योंकि सैंपल भी आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा जो आपने लिमिटेशन दे रखी थी ढेर सारी। ठीक, तो पहले हमको सैंपल को प्रिपेयर करना पड़ेगा एनालिसिस करने से पहले। तो प्रिपरेशन में भी दो प्रोसेस है, एक होता है प्री ट्रीटमेंट, एक होता है पोस्ट ट्रीटमेंट। मतलब सॉइल को हमको सैंपल, जिस सैंपल का हमको ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक, फाइन ग्रेन का, उसमें भी हमको सॉइल सैंपल को प्रिपेयर ट्रीट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी कुछ, तब जाके हम उस जो हमारा स्टोक्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग बना पाएंगे सैंपल को। उसके लिए दो प्रोसेस है, प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, अब देखो क्या ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं। ट्रीटमेंट इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि हमारा जो सैंपल है, सॉइल सैंपल आपने लिया, ठीक, मान लो अगर ऑर्गेनिक हुआ, ठीक, ऑर्गेनिक सॉइल सैंपल हुआ, या कह दो कैल्शियम उसमें है, खास करके दो ही ट्रीटमेंट होते हैं प्री ट्रीटमेंट में जो बात कर रहे हैं। ठीक, ये होता है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, एंड कैल्शियम कंपाउंड अगर है सॉइल में, ठीक, तो इन दोनों के लिए ऑर्गेनिक सॉइल और कैल्शियम कंपाउंड वाले सॉइल के लिए प्री ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों करते हैं कि ऑर्गेनिक सॉइल जो है वो फ्लूइड या वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ अलग केमिकल रिएक्शन ना हो, इसके कारण इसके लिए हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक, तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करा देते हैं, मतलब हटा देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करवाते हैं। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको क्या क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसके साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं, जिससे आपका जो भी ऑर्गेनिक मैटर वो रिमूव हो जाते हैं। यही अगर कैल्शियम कंपाउंड है, कैल्शियम मैटर है कुछ, तो किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, तो एसिड यूज करते हैं। कौन सा एसिड, HCl है, हाइड्रोक्लोराइड, HCl यूज करते हैं। इन दोनों को पहले हम सॉइल को हम क्या करेंगे, सैंपल को
हाइड्रोजन परऑक्साइड से ट्रीट करेंगे, जिसके कारण ऑक्सीड जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अगर कैल्शियम कम मैटर है तो एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, ये तो हुआ सॉइल को आप सैंपल टेस्ट करने से पहले की प्रोसेस। ठीक, अब जब हम टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो कुछ हमको ड्यूरिंग टेस्ट भी प्रोसेस ध्यान में रखने होते हैं। जैसे अगर हमने अभी पढ़ा कि सॉइल आपका क्या है, हमने इसमें क्या करना है, सिंपल बॉल को ऊपर से छोड़ना, नीचे कितने टाइम में पहुंच रही वही पता करना है, टाइम h/t यही पता करना, सारा गेम इसी का है। ठीक, इसको ध्यान में रख के काम करना है। अब ध्यान से समझो, पहला तो हमने प्री ट्रीटमेंट क्यों पढ़ा कि मान लो यहाँ पे अगर ये स्फेयर जो है ऑर्गेनिक मैटर रखा हुआ है तो क्या होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगेंगे। मालूम चला आपने ऑर्गेनिक मैटर वाला डाल दिया, यहाँ पे पूरी तरीके से डिजॉल्व हो गया। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन हो गए, तो इसको रिमूव करने के लिए ये दोनों प्रोसेस करते हैं। उसके बाद प्रोसेस आती है पोस्ट ट्रीटमेंट। पोस्ट ट्रीटमेंट कब करते हैं, ड्यूरिंग दी जब आपका सैंपल, जब आपका एनालिसिस स्टार्ट होती है, मतलब ट्रीटमेंट का लास्ट वाला प्रोसेस पोस्ट, बाद सेकेंड फेज। उसमें क्या करते हैं कि अगर हम सॉइल को पानी के ऊपर डालेंगे या किसी फ्लूइड के ऊपर डालेंगे तो क्या होता है, फ्लॉक्स फॉर्म होते हैं। फ्लॉक्स समझते हो, फ्लॉक्स समझते हैं सब लोग? बता दीजिए सर। नो सर, बता दीजिए। फ्लॉक, ये झाग समझते हो, साबुन वाला झाग। यस सर। हाँ सर। जैसे अगर हम मिट्टी को कभी कभी देखो, छोटे छोटे फाइन को अगर हम मिट्टी से ले सॉइल को तो पानी के ऊपर डालेंगे तो ऊपर ही रुका रहता है। धूल अगर धूल को लो, धूल को लेके अगर पानी के ऊपर से फेंको तो ऊपर जैसे तो थक्का की तरह बन जाए, क्लॉग में थक्का, यस सर। क्लॉगिंग हो जाए, जो क्लॉग होता है। जैसे अगर हम किसी सॉइल को अगर, तो ये 0.2 mm 75 mm से नीचे वाले कैसे हैं, धूल से भी छोटे हैं, समझ में आ रहा है ना। अगर हम उन्हें सॉइल के ऊपर डालेंगे, अरे फ्लूइड के ऊपर डालेंगे तो क्या करेगा, ये ऊपर ही फ्लॉक बना लेंगे, अपने में इकट्ठे हो जाएंगे, ये नीचे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन होगा। सरफेस टेंशन क्या है, इसको जाने ही नहीं देगा, ये ऊपर ही क्लॉक कर जाएंगे पूरा, इसी को फ्लॉक बोलता है। तो फ्लॉक फॉर्म ना हो इसके लिए हम लोग पोस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, पोस्ट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हम कुछ डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट, डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट मिलाते हैं। डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट क्या होता है, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। अभी हम फिर से क्लास में बता देंगे, इसको रिमाइंड करा देंगे। सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट को रिएक्ट कराते हैं इस फ्लूइड में, जिसके कारण इसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है और वो जो हमारे सॉइल पार्टिकल है उनको फ्लॉक नहीं बनने देता है, ऊपर नहीं रुकने देता है, वो नीचे आने देता है। ठीक, तो बिफोर गोइंग टू एनालिसिस ऑफ सॉइल हम लोग दो तरीके के ट्रीटमेंट करते हैं। प्री ट्रीटमेंट में ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम वाला, पोस्ट ट्रीटमेंट में फ्लॉक्स वाला। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो अभी समय हो गया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे फिर से कंटिन्यू